नमस्कार बच्चों, हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हमने जीवाणुजनित रोगों की बात की थी। दो जीवाणुजनित रोग जो है वो पढ़े थे, एक तो टाइफाइड और एक न्यूमोनिया। टाइफाइड की बात की थी साल्मोनेला टाइफी द्वारा और न्यूमोनिया रोग की बात की थी स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी द्वारा। आज हम इस वीडियो के अंदर एक तो विषाणुजनित रोग की बात करेंगे और एक बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग की। तो विषाणुजनित रोग में हम लोग पढ़ेंगे सबसे मानव के अंदर सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग जो होता है, सबसे या ऐसा बोल सकते हैं सर्वाधिक संक्रामक रोग जो होता है उसकी बात करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग बात करेंगे सामान्य जुखाम की। किसकी बात करेंगे? सामान्य जुखाम की बात जो है वो करेंगे। तो जुखाम जो है सबसे पहले बात आती है इसका रोगजनक कौन होता है। ठीक है, जुखाम हम लोग सामान्य देखते हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको जुखाम नहीं हुई हो, क्योंकि ये सबसे अधिक संक्रामक रोग होता है। इसके संक्रमण की जो दर है वो सबसे अधिक है मानव के अंदर। इसलिए हम लोग बात करें तो ये लगभग हर व्यक्ति को जुखाम जो है वो एक बार या दो बार या तीन बार इससे अधिक बार हुआ होगा। बात करते हैं जुखाम की, सामान्य जुखाम की। तो इसमें सबसे पहले रोगजनक की बात कर लेते हैं, पैथोजन की भी किसके कारण फैलता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक वायरस जनित रोग होता है, जुखाम जो होता है वायरस जनित। बात कर लेते हैं कौन से वायरस द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ये रोग जो है ये नासा विषाणु द्वारा या बोल सकते हो राइनो विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? नासा विषाणु या फिर राइनो विषाणु द्वारा ये रोग जो है वो होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस रोग के द्वारा जो प्रभावित अंग है, कि वैसे तो पता चल गया होगा कि जब जुखाम हो जाती है तब कौन से अंग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो नाक होती है, ठीक है, नासा, ये जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो जो श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग भी जिससे हम श्वास लेते हैं वो भी इससे प्रभावित होता है। अब बात कर लेते हैं इस रोग के जो लक्षण हैं, किस प्रकार से लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो देखिए, लक्षण में सबसे पहले तो जो नासिका होती है, इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है उसमें सूजन उत्पन्न हो जाता है। नासिका की आंतरिक झिल्ली में क्या उत्पन्न हो जाता है? सूजन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो नाक से जो है वो श्लेष्मा, तरल श्लेष्मा का स्राव जो है वो लगातार होता रहता है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा ये सामान्य जुखाम हो जाने पर उस तरल का स्राव जो है वो होता रहता है। इसके बाद बात करें तो शरीर जो है वो, शरीर में कमजोरी महसूस होना, थकावट सी महसूस होने लगती है। ठीक है, भूख कम लगती है, भूख क्या लगती है? कम लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो नाक के अंदर जो है वो खुजली उत्पन्न होती है। नाक के अंदर क्या उत्पन्न होने लगती है? खुजली उत्पन्न होने लगती है। और सबसे बड़ी जो बात है, इसमें लगातार छींक आती रहती हैं। तो खांसी व छींक आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं, लगातार छींक आती हैं, खांसी भी आनी जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण थे सामान्य जुखाम के। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी में अगर हों तो ये क्या किसके लक्षण होते हैं? सामान्य जुखाम के होते हैं, जो नासा विषाणु या राइनो विषाणु द्वारा फैलता है। बात कर लेते हैं संचरण, इसका ट्रांसमिशन जो है किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है, अत्यधिक संक्रामक रोग है मानव के अंदर। तो किस प्रकार से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। प्यारे बच्चों, जब एक व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके नाक से और मुंह से जो सूक्ष्म बूंदें बाहर निकलती हैं, उनके अंदर ये वायरस जो है वो रहता है। उनके अंदर क्या है? ये वायरस रहता है। और जब वो खांसते और छींकते हैं तो वो सूक्ष्म बूंदें हवा में चली जाती हैं और उस हवा के संपर्क में जब स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उससे क्या है, ये रोग उनके अंदर भी हो जाता है। और इसीलिए छींकने खांसने में क्या है, जो मानव है वो बहुत ही कम मानव जो है वो इसमें ध्यान रखते हैं, टिश्यू पेपर का यूज करते हैं, बाकी बहुत सारे जो है वो नहीं करते हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। अब बात कर लेते हैं रोगी व्यक्ति की वस्तुएं काम में लेने से भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी एक मुख्य बात है सामान्य जुखाम की, वो ये है कि ये सामान्यतया 3 से 7 दिन तक रहता है। हम लोग एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये 3 से 7 दिन तक सामान्यतया बना हुआ रहता है। ये तो आपके हो गया सामान्य जुखाम। दूसरा रोग जो है वो बात करेंगे हम प्रोटोजोआ जनित रोग, जो आपके एग्जाम से संबंधित अगर बात करें तो महत्वपूर्ण है। क्या है? एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आपके प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो उसमें हम मलेरिया पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आप लोग ध्यान से इसको सुनना,
मलेरिया का एक वीडियो मेरा और भी बनाया हुआ है, जिसकी मैं लिंक जो है, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे उसको पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हो। मलेरिया रोग की अगर बात करें, मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, उसके माध्यम से मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग की अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम की 4 जातियों द्वारा ये रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम की कितनी जातियों द्वारा? 4 जातियों द्वारा। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो जीवन चक्र होता है प्लाज्मोडियम, ये अपना जीवन चक्र 2 प्रपोषियों के अंदर पूर्ण करता है। कितने प्रपोषियों में? 2 प्रपोषियों के अंदर पूर्ण करता है। बात करते हैं कि प्रपोषी क्या होते हैं। प्रपोषी वे होते हैं जिनके अंदर कोई अन्य जीव अपना जीवन यापन करता है। प्रपोषी, देखो, परजीवी और प्रपोषी। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरों में जीवन यापन करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो परजीवी होता है, और जिसके अंदर वो निवास करता है वो प्रपोषी होते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रपोषियों में अपना जीवन यापन करता है। पहला होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर और दूसरा होता है मनुष्य। पहला कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसके अंदर ये रहता है, और दूसरा जो होता है वो होता है मनुष्य। तो इसका जो संक्रमण होता है, संचरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। मैं बात कर रहा था कि प्लाज्मोडियम की 4 जातियां जो हैं वो ये रोग फैलाती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, इसके अलावा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, और एक होती है प्लाज्मोडियम ओवेल। वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, मलेरी और ओवेल, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अगर इस प्लाज्मोडियम का मलेरिया अगर हो जाता है तो वो बहुत ही दुर्दम प्रकार का होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बाकी जो है वो भी मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनसे इतना खतरनाक मलेरिया नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इस प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की, कि किस प्रकार से ये जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर आता है और किस प्रकार से फिर मानव में प्रवेश करके मानव में किस प्रकार से ये मलेरिया रोग जो है वो उत्पन्न करता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो मान लीजिए कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर है, जैसे आपको पीछे की तरफ चार्ट भी जो है वो क्रम का जो चार्ट है वो भी आपको दिखाई देगा, साथ में आपको नोट्स के अंदर भी वो मिल जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ईजी है। जैसे ही कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर, अन्य मच्छर नहीं, जब कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मनुष्य को काटती है, काटने के बाद क्या होगा, मच्छर जैसे ही काटता है मादा एनाफ्लीज तो खून आता है। क्या आता है? खून आता है। अब इस मच्छर के अंदर क्या रहता है? इस प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था रहती है, स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम की क्या रहती है? संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट रहती है। वो जैसे ही मनुष्य को हाथ पे या कहीं पर भी काटता है मच्छर तो वो खून आता है, मानव का रक्त बाहर आता है, तो उस रक्त के अंदर वो किसको छोड़ देती है? प्लाज्मोडियम की जो संक्रमणकारी अवस्था होती है स्पोरोजोइट, उसको छोड़ देती है। अब वो मानव के रक्त से मानव के शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर में जैसे ही प्रवेश करती है तो उस प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था का जो भोजन होता है वो होता है ग्लाइकोजन। और आप लोग जानते हो कक्षा 11 में भी हमने पढ़ा था, जो ग्लाइकोजन का संचय मानव के अंदर होता है वो लीवर के अंदर होता है। और हमने 2 प्रकार की प्रोसेस भी पढ़ी थी, ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन होता है उसका संचय कहाँ होता है? मानव के यकृत के अंदर होता है या लीवर के अंदर होता है। यकृत या किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। तो इस प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था का जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो ये उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ आएगा? रक्त के माध्यम से लीवर के अंदर आ जाता है। जैसे लीवर में आता है तो लीवर में इसको भोजन मिल जाता है, फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अर्थात अलैंगिक जनन की क्रिया करता है। अलैंगिक जनन की क्रिया के कारण इस प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और इनकी संख्या में बहुत गुना वृद्धि हो जाती है। बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाने के कारण लीवर जो है उसकी क्षमता जो है वो काफ़ी ओवर हो जाती है, जिसके कारण लीवर जो है वो फट जाता है। लीवर क्या हो जाता है? फट जाता है। लीवर के फटने के बाद ये फिर से भोजन की तलाश में आरबीसी के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आरबीसी के अंदर। आरबीसी आप लोग जानते हो, लाल रुधिर कणिकाएँ, जो एक रक्त का भाग है। रक्त में 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये
WBC और प्लेटलेट्स में न जाकर किस में प्रवेश करता है, RBC में। RBC में भी फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक जनन करता है, जिसके कारण वहाँ पर भी संख्या में वृद्धि होती है और RBC भी अपनी क्षमता खो देती है और RBC भी क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। अब RBC के फटने के बाद में क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जब मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने में रक्त के अंदर आया, रक्त से वो कहाँ आया, लीवर के अंदर आया, लीवर से वो कहाँ आया, RBC के अंदर आया, तो क्या था, कोई भी मलेरिया का लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। तब तक मानव को पता नहीं चलेगा कि तू किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो चुका है, तब तक उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब RBC फट जाती है तब एक पदार्थ बनता है हीमेजोइन। किस नाम का पदार्थ बनता है, हीमेजोइन नामक पदार्थ बनता है। और ये हीमेजोइन नामक पदार्थ बनते ही मानव के शरीर में मलेरिया रोग के लक्षण जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और बाद में ये मलेरिया रोग जो है वो हो जाता है। मलेरिया रोग के लक्षणों में अगर हम लोग बात करें तो तेज़ बुखार आती है, सबसे पहला यही है, तेज़ बुखार आती है। और जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है उसके बहुत ज़्यादा क्या है, पसीना आता है, बहुत ज़्यादा क्या आता है, पसीना आता है। इसके अलावा शरीर में क्या है, कंपकपी उत्पन्न हो जाती है। शरीर में क्या उत्पन्न हो जाती है, कंपकपी उत्पन्न हो जाती है। 3 मुख्य लक्षण है इसके, तेज़ बुखार का होना, शरीर में अधिक पसीना आना, इसके अलावा शरीर में क्या बने हुए रहना, कंपकपी बने हुए रहना। तो ये कब होगा, जब जो पदार्थ बना है RBC के फटने से, हीमेजोइन पदार्थ बना है, उसके फटने के बाद में ये RBC फटने के बाद हीमेजोइन पदार्थ उत्पन्न होता है और उसके बाद में मलेरिया रोग के लक्षण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मलेरिया रोग जो है वो होता है। अगर आप लोग इसका एक वीडियो अन्य देखना चाहते हो तो वो भी मैं उसकी पहले भी बता चुका हूँ, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे 4 रोग हो चुके हैं, टाइफाइड, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम और आज इस वीडियो के अंदर लास्ट जो किया है मलेरिया। मलेरिया आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छी तरह से एक बार देख लें, ठीक है। नोट्स के अंदर अच्छी तरह से आपको ये मिलेगा। अब अगर जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले आप लोग कॉलेज में जाओगे, आगे और विभिन्न सूचनाएं जो आपको समय समय पर मिलती रहें। और साथ में आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।